CBSE NCERT ज्योग्राफी क्लास 10 उसमें हमारा चैप्टर नंबर 4 है एग्रीकल्चर और इसमें हमारी NCERT कोर्स बुक है। तो हम लोग एक बार समरी में देखेंगे कि इस चैप्टर में NCERT क्लास 10 में हमें क्या क्या पढ़ना है। आप एक बार NCERT को अच्छे से रीडिंग ज़रूर करिएगा। यहाँ पर मैं बस बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं शॉर्ट में कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बाद हमें टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़नी है। पहला आता है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो इसमें क्या होता है, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड मतलब छोटे छोटे लैंड के टुकड़े में फार्मिंग की जाती है विद प्रिमिटिव टूल्स, मतलब ट्रैक्टर और फिर जो मॉडर्न टूल्स होते हैं उससे इरिगेशन या फिर उससे हर मतलब एग्रीकल्चर नहीं होता है। एग्रीकल्चर के डिफरेंट प्रैक्टिसेस होते हैं, जैसे हार्वेस्टिंग हो गया, इरिगेशन हो गया, सोइंग हो गया। तो उसको जो फार्मर्स जैसे कुल्हाड़ी से या फिर जो पहले के समय में जो हम लोग एग्रीकल्चर में यूज़ करते थे, जैसे बैलों की मदद से या फिर इंसान खेती करते थे, जुताई करते थे और आधे हाथ से फिर हम लोग सीड्स डालते थे और फिर हार्वेस्टिंग होता था। तो जो पहले की तरह से जो ट्रेडिशनल टूल से किए जाते हैं वैसे ही यहाँ पर फार्मिंग होती थी। आजकल जो नए मेथड से किया जाता है, जैसे कंबाइनर का यूज़ होता है, ट्रैक्टर का यूज़ होता है, ट्यूबवेल्स का यूज़ होता है, उन सब का यूज़ इसमें नहीं होता है प्रिमिटिव में। और इसमें लेबर कौन होते हैं, तो फैमिली के मेंबर्स होते हैं या फिर कम्युनिटी के मेंबर्स ही होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन मानसून, तो यहाँ पर मानसून पे डिपेंड करता है पानी के लिए, इरिगेशन के लिए। और नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, तो इसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज़ नहीं होता है, जिसके कारण सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ किया जाता है। इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। तो इसमें एक पैच ऑफ लैंड मतलब एक टुकड़े पे हर क्रॉप्स ग्रो होते हैं, उसके बाद यहाँ पर हार्वेस्टिंग होती है। तो क्या होता है कि समय के साथ एक बार हार्वेस्टिंग करने के बाद हम कह सकते हैं फर्टिलिटी क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो डिक्रीज़ होने के बाद फिर अगली बार फिर हम लोग नए पैच ऑफ लैंड, नए ज़मीन के टुकड़े को खोजते हैं, वहाँ पर हार्वेस्टिंग मतलब वहाँ पर एग्रीकल्चर करते हैं, सोइंग, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग सब हम लोग यहाँ करते हैं। और इसको थोड़ा समय मिल जाता है तो यहाँ पर फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है सॉइल की। तो शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रेप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस। तो ये जो शिफ्टिंग होती है, उस शिफ्टिंग के कारण क्या होता है कि नेचर यहाँ पर सॉइल फर्टिलिटी को रेप्लेनिश वापस ले आती है, धीरे धीरे फर्टिलिटी इंक्रीज़ कर जाती है। अब यहाँ पर प्रोडक्टिविटी कम होता है क्योंकि यहाँ फर्टिलाइजर्स और मॉडर्न मेथड्स का यूज़ नहीं होता है। अब इसके बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी इसके अलग अलग नाम हैं। NCERT में दिया हुआ है, मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिख दिया, जैसे झूमिंग एग्रीकल्चर या स्लैश एंड बर्न जो अभी हमने देखा। ये झूमिंग कहाँ कहाँ मतलब इसका नाम झूमिंग कहाँ कहाँ होता है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में होता है, आसाम, मेघालय, इसकी तरफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो होते हैं। तो आप NCERT से इसे पढ़ सकते हैं। अगला आता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो ये वहाँ होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, एरियाज़ ऑफ हाई पॉपुलेशन। ये लेबर इंटेंसिव होते हैं, मतलब इसमें बहुत सारा लेबर का यूज़ होता है, तो बहुत सारे लेबरर्स होते हैं जो इसको करते हैं। तो इसमें लेबर की बहुत अधिक मात्रा में यूज़ होता है। बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन, तो फर्टिलाइजर्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, बायोकेमिकल इनपुट्स, इरिगेशन, बहुत हाई इरिगेशन और हाई इसके डोजेज चाहिए होते हैं। ग्रेट प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड, तो जो लैंड होता है जिस पर होता है उससे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स और फिर बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, बहुत लार्ज स्केल पे ये ग्रो होता है, तो जिसके कारण जो लैंड है उससे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। अगला आता है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग हम देख सकते हैं, कमर्शियल यूज़ मतलब बेचने के लिए, बिज़नेस के लिए। तो यूज़ ऑफ हायर क्वांटिटीज़ ऑफ, तो जो मॉडर्न मेथड्स होते हैं जैसे हाई यील्डिंग वैरायटीज़, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ताकि हमें हायर प्रोडक्टिव मिले और हम उसको मार्केट में बेच पाएँ, तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये सब। डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ वन एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अदर, तो जो कमर्शलाइजेशन होता है वो अलग अलग रीजन में अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल राइस इज़ अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब। तो जो राइस होता है, जो चावल होता है, वो कमर्शियल क्रॉप है हरियाणा और पंजाब में, लेकिन उड़ीसा में वो सिर्फ सबसिस्टेंस क्रॉप है, एक कमर्शियल क्रॉप नहीं है। अगला आता है प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या होता है, तो प्लांटेशन एक कमर्शियल फार्मिंग होती है और इसमें एक ही क्रॉप को बहुत बड़े एरिया में उगाया जाता है, लगाया जाता है, ताकि फिर उसको बेचा जा सके। और ये जो प्रोड्यूस होता है वो रॉ मटेरियल्स की तरह होता है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो रॉ मटेरियल्स के तौर पे उसे यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स इन इंडिया,
इंडिया में जो प्लांटेशन फार्मिंग या प्लांटेशन क्रॉप्स हैं वो क्या क्या है, टी है, कॉफ़ी है, रबर है, शुगर केन है, बनाना है, ये सब है। कौन कहाँ कहाँ मेजरली उगाए जाते हैं, तो टी असम, नॉर्थ बंगाल इनमें, और जो कॉफ़ी वो कर्नाटका में होता है। और भी जगह होते हैं, जब हम लोग देखेंगे तब हम लोग देखेंगे इसके बारे में। अब क्रॉपिंग पैटर्न देखते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। तो भारत में 3 क्रॉपिंग सीज़न होते हैं, एक राबी, खारिफ और ज़ैद। तो सोइंग कब होता है, इनको कब बोया जाता है, तो राबी विंटर क्रॉप भी कहते हैं, अक्टूबर से दिसंबर। खारिफ को ऑन द ऑनसेट ऑफ मानसून, जब बरसात शुरू होने वाली होती है तब, जब आ रही होती है उससे थोड़ा पहले। ज़ायद एक शॉर्ट सीज़न होता है ड्यूरिंग समर मंथ, गर्मी के महीनों में एक छोटे से समय के लिए ज़ायद को उगाया जाता है। उसके बाद हम लोग हार्वेस्टिंग देखते हैं, तो राबी के लिए अप्रैल से जून, खरीफ के लिए सितंबर अक्टूबर, और ज़ायद के लिए यही जो गर्मी के कुछ महीने होते हैं उसी में सोइंग होती है, हार्वेस्टिंग भी कुछ समय बाद हो जाती है। इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हमारा राबी के लिए वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड, और यहाँ पर उसके बाद खरीफ के लिए हो जाएगा पैडी, मीज़, जौर, बाजरा, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। उसी तरह जो ज़ायद क्रॉप्स हैं उनके कुछ एग्जांपल्स हैं, वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स। उसके बाद जो मेजर क्रॉप्स है, एनसीईआरटी में आप अच्छे से डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं, कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, कितना रेनफॉल चाहिए होता है, कहाँ कहाँ ये उगाया जाता है, और इंडिया कितना इसको प्रोड्यूस करता है, कई जगह ये सब दिए हुए हैं। तो एनुअल रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी होना चाहिए कि नहीं, क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए, उसके लिए आप थोड़ा सा ब्रीफ में, मतलब डेप्थ में आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं थोड़ा, अगर आपको डिटेल जानना है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखा है, तो अगर आपको ब्रीफ में और थोड़ा डिटेल में जानना है तो आप एनसीईआरटी ज़रूर रीडिंग करिएगा। राइस में जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इसमें यूज़ होता है, और खरीफ क्रॉप है ये। मोर डिटेल का आप एनसीईआरटी देख सकते हैं। उसके बाद कौन कौन सी जगह ये उगाया जाता है, तो आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, और फिर पंजाब, हरियाणा, यहाँ भी ये उगाया जाता है, पर ये मेन होते हैं। विंटर क्रॉप को वीट एक राबी क्रॉप है। 2 इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स भारत में, 2 इम्पॉर्टेंट जगह जहाँ पर वीट उगाए जाते हैं वो है, एक द गंगा सतलज प्लेन्स जो नॉर्थ वेस्ट में है, और ब्लैक रीजन जो डेक्कन में है ना, डेक्कन प्लेटो। और कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हो गए पंजाब, हरियाणा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। उसके बाद मिलेट्स, इंडिया में जो मिलेट्स हैं वो बेसिकली ज्वार, बाजरा और रागी, ये 3 होते हैं, और ये कोर्स ग्रेन भी इन्हें कहा जाता है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, इसके बारे में अच्छे से बताया गया है। मेज़ या मक्का, ये खारिफ क्रॉप है, इसे फूड और फॉडर दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। बिहार में ये खारिफ सीज़न और राबी सीज़न में भी उगाया जाता है। कर्नाटका, एमपी, यूपी एट्सेट्रा इसके ये इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं मीज़ के। पल्सेस पे जनरली दाल होते हैं, पीस, ग्राम, ये सब होते हैं। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों है पल्सेस का। तो बेसिक पल्सेस क्या होते हैं, तुर या अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस और ग्राम, ये सब पल्सेस होते हैं। जो पल्सेस होते हैं वो लेग्यूमिनस होते हैं, एक्सेप्ट अरहर। लेग्यूमिनस मतलब क्या होता है, ये रीस्टोर कर देते हैं सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, तो फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने में भी ये मदद करते हैं। तो कई बार इन्हें रोटेशन, मतलब एक क्रॉप के बाद दोबारा इन्हें लगाया जाता है ताकि फर्टिलिटी भी साथ साथ ही इंक्रीज़ करते रहें, तो रोटेशन में इन्हें लगाया जाता है। उसके बाद अगला हमारे पास आता है मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर हैं पल्सेस के। फिर अगला हम लोग देखते हैं फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। ग्रेन्स के अलावा फूड क्रॉप्स, तो पहले शुगर केन, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मेजर सोर्सेज ऑफ, जो मतलब शुगर केन से जो मेजर चीज़ें बनती हैं वो क्या होती हैं, शुगर, गुड़ या जैगरी कहते हैं, आप एक बार स्पेलिंग देख लीजिएगा। खानसरी, मोलासेस, ये सब शुगर केन से मिलते हैं हमें। यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटका ये इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर हैं शुगर केन के। फिर आता है ऑयल सीड्स, इसमें ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसमम या तिल, सोयाबीन, सनफ्लावर, लिनसीड, ये इंपॉर्टेंट ऑयल सीड्स हैं। इनमें से ज़्यादातर एडिबल हैं और कुकिंग मीडियम में यूज़ करते हैं। ग्राउंडनट सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर अगला आता है हमारे पास टी, ये लेबर इंटेंसिव होता है, बहुत सारे मजदूर या श्रमिक इसमें यूज़ होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ही लेबर इंटेंसिव है, बहुत लोग को इनमें काम करना पड़ता है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, ये कहाँ कहाँ होता है, तो आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी जो वेस्ट बंगाल में है ये,
तमिलनाडु, केरला, इन सब में टी प्रोड्यूस होता है लार्ज अमाउंट में। फिर कॉफ़ी प्रोड्यूस होता है नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटका, फिर केरला और तमिलनाडु में। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? फ्रूट्स और वेजिटेबल को उगाना, ये हॉर्टिकल्चर होता है। कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जैसे मैंगोज़ हो गया, ऑरेंजेस हो गया, बनानास हो गया, लीची, गुआवा, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, एप्पल्स। और ये कहाँ कहाँ फेमस हैं वो भी आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं, जैसे ऑरेंजेस नागपुर, और भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, आप उसको वहाँ से रीड कर सकते हैं। अगला हमारे पास है नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं? तो पहला रबर एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल होता है। जो प्रोड्यूसर्स इसके होते हैं केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एट्सेट्रा। तो ये सब हमें याद नहीं करने पर फिर भी मैंने लिख दिया। क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। फाइबर क्रॉप्स में हमारे पास कॉटन है, जूट है, हेम्प है और नेचुरल सिल्क है। कॉटन प्रोड्यूसिंग जो मेजर स्टेट्स है वो है महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी एंड कर्नाटका। जो जूट है, तो जूट हमारा गोल्डन फाइबर भी कहलाता है। वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा और मेघालय, इनमें ये मेजरली प्रोड्यूस होता है। ड्यू टू हाई कॉस्ट इट इज़ लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर एंड पैकिंग मटेरियल्स पर्टिकुलरली द नायलॉन। तो इसका हाई कॉस्ट के कारण थोड़ा इसका मार्केट कम हो गया है, और जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं जैसे नायलॉन, ये इसकी जगह ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगला हमारे पास है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो क्या क्या टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हुए हैं एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए, इसके बारे में बच्चे से एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं। मैंने कुछ ब्रीफ पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहला लैंड रिफॉर्म। तो लैंड रिफॉर्म मतलब लैंड को कैसे हम लोग और उपयोग कर सकते हैं, उसको बर्बाद होने से बचा सकते हैं, उसको डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, इसका मेजर फोकस था लैंड रिफॉर्म। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन, द वाइट रेवोल्यूशन, प्रोविज़न फॉर इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट या फ्लड। तो अगर कोई ड्रॉट, सूखा पड़ जाता है या फिर बाढ़ आ जाती है या फिर किसी और कारण अगर फसल बर्बाद हो जाती है तो उसके लिए इंश्योरेंस है, प्रोविजंस है। स्टैब्लिशमेंट्स ऑफ ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड बैंक, इसका इस्टेब्लिशमेंट ये बनाए गए हैं ताकि ये लोन दे सके फार्मर्स को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में। फिर किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, पीएआईएस। फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट तय करती है, जो फार्मर को हेल्प करते हैं, एट्सेट्रा, और भी ऐसी चीज़ें। फिर भूदान और ग्रामदान, जिसे ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहते हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, भूमि का दान करना, या फिर ग्रामदान है ना, आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी में, इसके बारे में बताया गया इसकी कैसी शुरुआत हुई थी। तो इसी के साथ हमने ये पूरा किया। तो इसमें हमें बेसिकली क्या क्या पढ़ना है? तो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर एक इम्पॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें देखना है क्रॉपिंग पैटर्न, राबी, खारिफ और जायद। उसके बाद मेजर क्रॉप्स के बारे में हमें पढ़ना है, और डिटेल और ब्रीफ आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं। और उसके बाद कुछ टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो बेसिकली 4 मेन टॉपिक हैं टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। उसके बाद हमारा क्रॉपिंग पैटर्न, और फिर उसके बाद हमारा मेजर क्रॉप्स आते हैं, फिर टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी के भी करेंगे और प्रीवियस ईयर्स के ही करेंगे, देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। और इसी तरह धीरे धीरे ज्योग्राफी क्लास 10 एनसीईआरटी सीबीएसई में आगे बढ़ेंगे।